जय हिंद साथियों, वेलकम टू लेक्स लीगम एकेडमी। आज इस वीडियो में हम लॉ ऑफ टोर्ट्स के जनरल एक्सेप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ टोर्ट्स के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि डिफेंस किसको कहते हैं। अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें कि डिफेंस क्या होता है, तो जब किसी की टोर्टियस लायबिलिटी अराइज होती है, यानी जब कोई पर्सन टोर्ट कमिट कर देता है तो उसकी एक टोर्टियस लायबिलिटी अराइज होती है, यानी उसको डैमेजेस पे करने होंगे, कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति देनी होगी। लेकिन डिफेंस जो है इस लायबिलिटी को खत्म कर देते हैं, यानी अब वो जो है जिम्मेदार नहीं होगा, उसे कोई कंपनसेशन क्षतिपूर्ति देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम लॉ ऑफ टोर्ट में देखें तो डिफेंस को हमने दो कैटेगरी में रखा है। सबसे पहले स्पेसिफिक और दूसरी जनरल। स्पेसिफिक डिफेंस वो डिफेंस होते हैं जो किसी सिर्फ एक टोर्ट पर एप्लीकेबल होते हैं, यानी वो सभी टोर्ट पर एप्लीकेबल नहीं होते, यानी वो डिफेंस सिर्फ किसी एक टोर्ट के लिए अवेलेबल होता है। जैसे एग्जांपल के लिए समझते हैं, मान लीजिए कि डिफामेशन का एक टोर्ट है। डिफामेशन को हिंदी में मानहानि कहते हैं, और इसका मतलब यह होता है कि जब कोई पर्सन किसी के अगेंस्ट कोई ऐसे स्टेटमेंट कहता है जो कि डिफामेटरी है और वो समाज में उसकी रेप्यूटेशन को डाउन कर देते हैं, तो ये डिफामेशन होती है। लेकिन अगर किसी पर्सन ने कोई स्टेटमेंट ऐसा कहा है जो कि ट्रू है, तो उस पर्सन को डिफेंस मिल जाएगा ट्रुथ का, और ये डिफेंस सिर्फ डिफामेशन के लिए अवेलेबल है। दूसरी ओर जनरल डिफेंस होते हैं। जनरल डिफेंस का मतलब होता है ऐसे डिफेंस जो सारे टोर्ट पर एप्लीकेबल होते हैं, चाहे वो डिफामेशन हो, बैटरी हो, या फिर कोई असॉल्ट हो, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन हो, यानी ये सारे डिफेंस जो सारे टोर्ट्स पर एप्लीकेबल होते हैं। अब हम देखते हैं कि लॉ ऑफ टोर्ट में कितने डिफेंस दिए गए हैं। लॉ ऑफ टोर्ट में अराउंड 9 डिफेंस दिए गए हैं, जिनमें सबसे पहले आता है कंसेंट, दूसरा प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, तीसरा नेसेसिटी, चौथा इनएविटेबल एक्सीडेंट, पांचवा एक्ट ऑफ गॉड, छठा प्राइवेट डिफेंस, सातवां मिस्टेक, आठवां स्टैच्यूटरी अथॉरिटी और नौवां स्लाइट हार्म। ये डिफेंसेस लॉ ऑफ टोर्ट्स में दिए गए हैं। आइए इन डिफेंसेस को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे वोलेंटाई नॉन फिट इंजूरिया, जिसको कंसेंट के नाम से भी हम कह सकते हैं। वोलेंटाई नॉन फिट इंजूरिया एक मैक्सिम है, यानी एक लैटिन मैक्सिम है। इसका मीनिंग होता है टू अ विलिंग पर्सन नो इंजरी इज डन, यानी जब कोई पर्सन किसी इंजरी को खुद ही इनवाइट करता हो, उसके लिए कंसेंट देता हो, तो फिर वहां पर कोई टोर्ट नहीं होगा। इंजरी का मीनिंग यहां पर आपको मैं क्लियर कर देता हूं। इंजरी का मीनिंग होता है वायलेशन ऑफ लीगल राइट। जैसा हमने मैक्सिम डिस्कस किए थे, इंजूरिया साइन डैमनो, डैमनो साइन इंजूरिया, यानी टोर्ट में सिर्फ वो एक्शनेबल है जहां पर किसी के लीगल राइट का वायलेशन हो। अगर किसी को सिर्फ कोई एक्चुअल लॉस हुआ है लेकिन लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है, तो वो एक्शनेबल नहीं होगा। अब यहां पर हम देखते हैं कि ये जो वोलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया का जो हमारा डिफेंस है, इसके लिए क्या एलिमेंट्स होने चाहिए। तो इस एलिमेंट्स में हम देखते हैं, सबसे पहले जो पर्सन है वो वॉलंटरली अज्यूम करे रिस्क को। वॉलंटरली का मतलब अपनी इच्छा से, कोई उसके ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए, कोई उसके ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए, कोई कॉर्जन नहीं होना चाहिए। सिंपली हम कह सकते हैं कि उसने अपनी जो कंसेंट दी है वो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। अगर वो दबाव में दी गई है तो फिर ये डिफेंस नहीं मिलेगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ए और बी, इन दोनों के बीच एक फाइट होती है, और ये फाइट जो है, जैसे दंगल होते हैं, दंगल, कुश्ती, या फिर WWE की फाइट, या कोई भी ऐसी फाइट जो स्पोर्ट में आती है, या कोई भी स्पोर्ट। तो स्पोर्ट खेलते समय अगर किसी प्लेयर को कोई इंजरी होती है तो वो एक्शनेबल नहीं होगी, क्योंकि प्लेयर्स उस स्पोर्ट में आने से पहले एग्री करते हैं कि ठीक है, अगर हमें कोई इंजरी होगी तो वो एक्शनेबल नहीं मानी जाएगी, वहां पर कंसेंट होती है। तो सबसे पहले इसके अंदर हो गया वॉलंटरली अज्यूम द रिस्क। दूसरे इसमें आता है कंसेंट टू द रिस्क, यानी ये फ्री होनी चाहिए, कोई दबाव नहीं होना चाहिए, उसी के साथ साथ उसने कंसेंट भी दी हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसे जो है वॉलंटरली पता है, दोनों चीज शामिल होनी चाहिए। अगर इनमें से एक भी चीज शामिल नहीं होगी तो ये डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा। अब इसके लिए भी दो चीजें जरूरी हैं। कंसेंट कोई पर्सन कैसे देगा, कंसेंट यानी सहमति। पहली चीज इसमें आती है
नॉलेज ऑफ द रिस्क, यानी वो पर्सन जो कंसेंट दे रहा है उसे नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज मतलब उसे पता होना चाहिए कि वहां पर कोई रिस्क है, और उसको नॉलेज होने के साथ साथ वो उसको एग्री भी करता हो। तो कंसेंट में जो है ये दो चीजें शामिल होनी बहुत जरूरी हैं। अगर इनमें से भी एक एब्सेंट है तो फिर वो एक्शनेबल नहीं होगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट केस है जिसको हम डिस्कस करेंगे, स्मिथ वर्सेस बाकर का केस। स्मिथ वर्सेस बाकर, यह केस हमें यह समझाता है कि जो वोलेंटाइन नॉन फिट इंजूरी का डिफेंस है वो अवेलेबल होगा सिर्फ जब ये सारी चीजें पूरी होती हैं। अगर इसमें से ये एब्सेंट है, यानी वो एग्री नहीं होता है उस रिस्क को सफर करने के लिए, उस रिस्क को झेलने के लिए, यानी सिर्फ उसे नॉलेज है, तो नॉलेज का होना डिफेंस नहीं देगा। इसलिए हम कहेंगे साइंटाई फिट इंजूरिया। साइंटाई यानी नॉलेज, सिर्फ नॉलेज का होना डिफेंस नहीं माना जाएगा। जैसे कि स्मिथ वर्सेस बाकर केस में क्या हुआ, कुछ वर्कर होते हैं जो कि काम करते हैं एक स्टोन क्वेरी में, यानी उनके सर पे से स्टोन्स ले जाए जा रहे हैं। उन्हें नॉलेज तो है कि हां हमारे सिर से स्टोन्स ले जाए जा रहे हैं, लेकिन वो उस रिस्क को सफर करने के लिए उन्होंने कंसेंट नहीं दी। जब लेबर के ऊपर स्टोन गिर जाती है, यानी पत्थर गिर जाता है, उनको इंजरी होती है, तो वो सूट फाइल कर देते हैं कंपनी के अगेंस्ट। कंपनी कहती है कि हमें तो इनकी कंसेंट मिली हुई है, लेकिन कोर्ट यहां पर यह कहती है कि सिर्फ इनको नॉलेज है, लेकिन ये किसी हार्म को सफर करने के लिए कंसेंट नहीं मानी जाएगी। स्मिथ वर्सेस बाकर के अंदर यही कहा गया। तो देखो, वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी का जो डिफेंस है उस पर कुछ लिमिटेशन भी है। ऐसा नहीं है कि ये एब्सोल्यूट डिफेंस है, कंप्लीट डिफेंस है। ये कंप्लीट डिफेंस के साथ साथ कुछ लिमिटेशंस भी लाता है। लिमिटेशंस में इंक्लूड होती हैं जैसे रेस्क्यू केस। रेस्क्यू मतलब जब कोई पर्सन किसी को बचाए, यानी वहां पर चोट पहुंचने वाली है और वो किसी को बचाए। जैसे इसमें आप इंपॉर्टेंट केस पढ़ सकते हैं, हाइंस वर्सेस हार्डवुड। अगर आपको इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और ये सभी केसेस वहां जाकर रीड भी कर सकते हैं। मैं आपको एक एक केस समझाऊंगा। अगर हम सारे केसेस को डिस्कस करेंगे तो काफी लेंथी लेक्चर हो जाएगा। आप इन केसेस, सभी केसेस को पीडीएफ में जाकर समझ सकते हैं। जैसे कि इस केस को हम डिस्कस कर लेते हैं, हाइंस वर्सेस हार्डवुड। इस केस में क्या होता है कि ए जो है अपने हॉर्स को खुला छोड़ देता है, अनअटेंडेड छोड़ देता है। अब कुछ बच्चे जो है उसके ऊपर स्टोन फेंकते हैं, जिसकी वजह से घोड़ा बिदक जाता है, यानी वो बोल्ट हो जाता है। तो एक पुलिस ऑफिसर जो है इस घोड़े को रोकता है, क्योंकि अगर ये इस घोड़े को नहीं रोकेगा तो वहां पर कुछ लेडीज खड़ी होती हैं, कुछ पर्सन खड़े होते हैं, उनको चोट पहुंच सकती है। तो ये पुलिस ऑफिसर इस घोड़े को रोकने के लिए, इन लोगों को बचाने के लिए वहां पर उसको रेस्क्यू करता है, और इस दौरान पुलिस ऑफिसर को जो है चोट पहुंच जाती है। तो पुलिस ऑफिसर जो है रिकवरी के लिए, डैमेजेस की रिकवरी के लिए सूट फाइल करता है। लेकिन यहां पर घोड़े का मालिक कहता है कि ये तो इन्होंने खुद किया है, अपनी मर्जी से किया है, वॉलंटरली किया है। लेकिन कोर्ट यहां पर यह कहती है कि अगर तुमने कोई ऐसी चीज की है जिससे किसी को नुकसान होने वाला है और उस नुकसान को बचाने के लिए किसी ने उसके अंदर इंटरफेरेंस कर दिया है, रेस्क्यू करने के लिए, तो फिर डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा और यहां पर घोड़े का मालिक जो है वो जिम्मेदार माना गया। उसी तरह दूसरी लिमिटेशन है ब्रीच ऑफ स्टैच्यूटरी ड्यूटी। अगर किसी ने अपनी कानूनी कर्तव्य का उल्लंघन कर दिया है तो फिर डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा। और लास्ट में नेग्लिजेंस, अगर कोई लापरवाही करता है तो लापरवाही करने पर भी यह डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा। तो यह था वॉलंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, कि जब कोई पर्सन किसी भी रिस्क को सफर करने के लिए कंसेंट देता है तो वो डिफेंस माना जाएगा, फिर वो इंजरी नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। अब देखो यहां पर एक सिंपल सी चीज समझते हैं, प्लेंटिफ सूट फाइल कर रहा है डिफेंडेंट के ऊपर। अब जो डिफेंस अवेलेबल होते हैं, डिफेंस अवेलेबल होते हैं डिफेंडेंट के लिए, इसीलिए उसका नाम भी पड़ा है डिफेंडेंट, डिफेंड करने वाला, अपने आप को डिफेंड करने वाला। हमने पहली क्लास में डिस्कस कर लिया था प्लेंटिफ कौन होता है। प्लेंटिफ इज द पर्सन हु ब्रॉट द एक्शन और लॉसूट, कोई ऐसा पर्सन जिसने मुकदमा दर्ज किया है। और डिफेंडेंट वो होता है जिसके अगेंस्ट सूट फाइल किया गया है, मुकदमा दर्ज किया गया है। अब यहां पर कह रहा है कि प्लेंटिफ जो है वो खुद ही रॉन्ग डूअर है, यानी वो खुद ही गलत है। तो अगर प्लेंटिफ अपने आप ही गलत है तो फिर वो भी एक डिफेंस माना जाएगा, लेकिन ये एक वीक डिफेंस है। और वीक डिफेंस क्यों है?
क्योंकि ये कंप्लीटली अवेलेबल नहीं होता है। यानी अगर प्लेंटिफ ने मान लीजिए, जैसे एग्जांपल है यहां पर थ्रोइंग स्टोन्स एट ट्रेस पासर, जैसे मान लीजिए ए की प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी में जो है बी एंट्री करता है, और जैसे ही बी एंट्री करता है इसकी प्रॉपर्टी में, ये इसके ऊपर जो है स्टोन्स फेंकता है, तो इसने ट्रेसपास कमिट किया और इस पर्सन ने इसके ऊपर स्टोन्स फेंके। तो यहां पर भले ही जो पर्सन सूट फाइल कर रहा है ट्रेस पासर है, मान लीजिए इसने इसके ऊपर सूट फाइल कर दिया कि इसने मेरे ऊपर पत्थर फेंके हैं, तो यहां पर प्लेंटिफ रॉन्ग डूअर तो है, लेकिन ये फिर भी अपने ऊपर फेंके गए स्टोन से होने वाली क्षति के लिए, होने वाले नुकसान के लिए सूट फाइल कर सकता है। इसलिए इसको थोड़ा वीक डिफेंस कहा जाता है। अब इसमें एक मैक्सिम समझना बहुत जरूरी है। इसमें मैक्सिम है एक्स टर्पी कोजा नॉन ऑरिशर एक्शियो। ये कहता है फ्रॉम एन इमोरल कोज, यानी जब हम खुद ही गलत हो, कोई भी अनैतिक कार्य हो, कोई भी ऐसा कार्य हम कर रहे हैं जो कि गलत है, जो कि रॉन्ग है, नो एक्शन अराइजेस, तो फिर कोई एक्शन हम नहीं ला सकते। जैसे कि इसके अंदर हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स। फेडरिक पोलॉक कहते हैं इसमें कि सबसे पहली बात तो यह है कि जो एक्ट है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए। डायरेक्टली कनेक्टेड का मतलब कि जो प्लेंटिफ का एक्ट है, यानी जो इसका रॉन्गफुल एक्ट है, और जो इंजरी डिफेंडेंट को हुई है, उसका डायरेक्ट लिंक होना चाहिए। बिल्कुल उसके अंदर कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए, और रिलेटिव कंट्रीब्यूशन भी उसमें कोर्ट देखेगा कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। जैसा मैंने आपको ये वाला एग्जांपल बताया, ए जो है वो भी ले सकता है यहां पर रिकवरी, और बी भी ले सकता है। सिर्फ यहां पर ये हो सकता है कि जो इसकी जिम्मेदारी है वो थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि बी यानी ये जो प्लेंटिफ है ये खुद भी रॉन्ग डूअर है, ये ट्रेसपासर है, यानी इसने इसकी प्रॉपर्टी में अनऑथोराइज्ड एंट्री की है। और इसमें केस है बर्ड वर्सेस हॉलब्रुक। बर्ड वर्सेस हॉलब्रुक का इसमें केस है। यह केस ऐसे होता है जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी की सेफ्टी के लिए, अपनी प्रॉपर्टी की सेफ्टी के लिए गन लगा देता है, स्प्रिंग गन, कि जैसे ही कोई एंट्री करेगा इस गन का ट्रिगर दबेगा और उसको शूट हो जाएगा। तो एक पर्सन जो है उसकी प्रॉपर्टी में आता है और सेम वैसा ही होता है, जो वो ट्रिगर दबता है और उसको इंजरी हो जाती है। तो अब यहां पर यही क्वेश्चन अराइज होता है कि वो जो ट्रेसपासर है और उसने जो वहां पर यूज की है स्प्रिंग गन, तो क्या यहां पर वो डैमेजेस ले सकता है? तो इस केस में ये हेल्ड किया गया कि जो पर्सन इसने यहां पर ये लगाई है स्प्रिंग गन अपने डिफेंस के लिए, तो ये जो स्प्रिंग गन इसने लगाई है बिना चेतावनी के, और ये यहां पे कोई क्वेश्चन भी नहीं देता है, तो यहां पर जो है डिफेंस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर ये जो है रिलेशन नहीं है इसका कोई, कि तुम ट्रेस पासर को इस तरह थोड़ी रोकोगे कि किसी को मार दोगे एकदम से, तो यहां पर डिफेंस नहीं मिलेगा। ये चीजें इसके अंदर नोटिस करनी जरूरी है। नेक्स्ट डिफेंस देखते हैं हम इसमें, इनएविटेबल एक्सीडेंट। एक इंपॉर्टेंट है। एक्सीडेंट का मीनिंग होता है कि कोई ऐसी घटना घटित हो जाना जिसको हम सोच नहीं पाते हैं, एकदम से हो जाना, यानी वहां पर किसी की इंटेंशन नहीं होती, तुरंत कोई चीज होना, और यह है इनएविटेबल। और इनएविटेबल का मतलब होता है अवश्यम भावी, अटल, अनिवार्य दुर्घटना, यानी जिसका होना तय है, जिसको हम रोक ही नहीं सकते, उसको कहते हैं इनएविटेबल एक्सीडेंट। ऐसा एक्सीडेंट जो अनअवॉइडेबल हो, जिसको रोका ना जा सकता हो। तो अगर किसी के साथ कोई ऐसा दुर्घटना, कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है, तो फिर वहां पर डिफेंस मिल जाएगा, क्योंकि वो ह्यूमन कंट्रोल में रहा ही नहीं। तो इसके लिए है कुछ डिफेंस अवेलेबल है, जैसे कि एलिमेंट्स इसमें आते हैं। अनफोर्सिबल होना चाहिए वो, यानी उसको इमेजिन नहीं कर सकते हम कि ऐसा भी हो सकता है। दूसरी बात क्या होनी चाहिए? रीजनेबल केयर, जो पर्सन वहां पर हैं उन्होंने रीजनेबल केयर यानी सावधानी बरती हो। और तीसरी बात, लॉफुल एक्ट करते समय। तो इस डिफेंस को अवेल करने के लिए ये एलिमेंट्स प्रेजेंट होने जरूरी हैं। सबसे पहले क्या होना चाहिए? अनएनफोर्सिबल, दूसरा रीजनेबल केयर वहां पर उन्होंने बरती हो, और लॉफुल एक्ट करते समय ऐसा हुआ हो। जैसे इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है, स्टेनले वर्सेस पॉवेल, 1891 का एक केस है। इस केस में क्या होता है, ए और बी वो जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं। अब जैसे ही ए शूट करता है, जब ए शूट करता है, तो ये जो इसकी गन से निकली हुई वो है बुलेट,
वो एक ट्री को टकराती है और टकराने के बाद बी को लग जाती है। अब ये इमेजिन करना कि ए जो है शूट करेगा और वो किसी पेड़ से टकराकर वापस आकर लगेगी, ऐसा सोचना अवश्यंभावी है, ऐसा सोच नहीं सकते और ना ही इसको रोका जा सकता है, ये तुरंत हो गया। तो इसमें तीनों चीजें प्रेजेंट है, अनफोर्सिबल भी है, उसने रीजनेबल केयर भी बरती है और कोई अनलॉफुल एक्ट भी वो नहीं कर रहा है, वहां पर वो शिकार करने के लिए गए थे। तो यहां पर जो है इसको डिफेंस मिल गया कि ये इनएविटेबल एक्सीडेंट है। इसके बाद हम समझेंगे एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड को विश मेजर के नाम से भी जाना जाता है। विश मेजर यानी ऐसे घटनाएं जिन पे ह्यूमंस का कंट्रोल ना हो, यानी वो टोटली नेचुरल होनी चाहिए। तो एक्ट ऑफ गॉड और इनएविटेबल एक्सीडेंट थोड़े से सेम लगते हैं लेकिन बस डिफरेंट है। किस पॉइंट ऑफ व्यू पर? कि वहां पर तो ह्यूमन इंटरवेंशन हो रहा है, लेकिन यहां पर कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगा। एक्ट ऑफ गॉड में वो कंप्लीटली भगवान की तरफ से, गॉड की तरफ से, अल्लाह की तरफ से होगा। इसके एलिमेंट्स हैं कि जो घटना घटित हुई है, जो इवेंट हुआ है, वो नेचुरल फोर्स की वजह से हुआ हो, यानी उसको गॉड ने किया हो, और दूसरा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। अब एक्ट ऑफ गॉड में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? जैसे कि तूफान। तूफान नॉर्मल नहीं होना चाहिए, बहुत तेज तूफान, बारिश पड़ गई, अर्थक्वेक आ गया, ऐसी चीजें जो है घट गई और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जैसे इसमें केस देखते हैं निकोलस वर्सेस मार्शलैंड। निकोलस वर्सेस मार्शलैंड का केस ये है कि एक पर्सन जो है अपनी जमीन पर एक पानी का बहुत बड़ा रिजर्वायर बनाता है, जलाशय बनाता है पानी को स्टोर करने के लिए। अब यहां पर क्या होता है कि जब ये इसके अंदर पानी स्टोर कर लेते हैं तो बहुत तेज बारिश होती है, और इतनी तेज बारिश होती है कि ऐसी बारिश पहले नहीं हुई थी, यानी वो नेचुरल फोर्स की वजह से हुई और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बारिश थी। अब ये जो रिजर्वायर होता है ये बर्स्ट हो जाता है, यानी ये जो है फट जाता है और इसमें से पानी निकलकर बह जाता है और नुकसान हो जाता है बराबर वालों को। तो यहां पर यह हेल्ड किया गया कि ये इसके कंट्रोल में नहीं था, प्लस बारिश भी जो थी वो बहुत ज्यादा, बारिश जो थी वो भी बहुत ज्यादा क्या थी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बारिश थी वो, इसीलिए जो है उनको हेल्ड किया गया कि यहां पर वो लायबल नहीं होंगे। तो यहां पर उनको लायबल नहीं माना गया क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था और प्लस वहां पर नेचुरल फोर्स थी। दूसरा केस इसमें हम देखेंगे कल्लू लाल वर्सेस हेमचंद। इस केस में क्या होता है कि एक पर्सन अपनी जमीन पर एक वॉल खड़ी करता है और सिर्फ नॉर्मल सी बारिश होती है और ये जो दीवार है ये गिर जाती है, जिससे बराबर वालों को इंजरी होती है, चोट पहुंच जाती है। तो यहां पर इसको जिम्मेदार माना गया। क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी, सिर्फ एक नॉर्मल चीज थी। दूसरा डिफेंस इसमें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस यानी जब कोई पर्सन अपनी बॉडी या अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए रीजनेबल फोर्स यूज करता है, तो उसको हम कहते हैं प्राइवेट डिफेंस। तो लॉ ऑफ टॉर्ट में प्राइवेट डिफेंस भी जो है अवेलेबल होता है, लेकिन इसके लिए तीन चीजें होनी बहुत जरूरी हैं। सबसे पहली, इमिनेंट थ्रेट होनी चाहिए, यानी उसको तुरंत चोट पहुंचने की आशंका है कि अगर मैंने कोई फोर्स यूज नहीं की तो मुझे खतरा हो सकता है, मुझे चोट पहुंच सकती है। तो इमिनेंट डेंजर होना चाहिए, इमिनेंट थ्रेट होनी चाहिए, प्लस रीजनेबल। कितनी फोर्स यूज करेंगे? रीजनेबल, जितनी जरूरी है। ऐसा नहीं होगा कि आपकी प्रॉपर्टी में किसी ने एंट्री करी और एंट्री करते ही आपने तलवार उठाई और उसकी गर्दन काट दी। तो वहां पर जो आप फोर्स यूज करेंगे वो कैसी होनी चाहिए? रीजनेबल फोर्स यूज होनी चाहिए। रीजनेबल फोर्स होनी चाहिए। और तीसरी इसमें चीज है, लॉ ने ऐसा करने की इजाजत भी दी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कानून ने उस चीज को मना कर रखा हो, तो फिर डिफेंस नहीं मिलेगा। जैसे इसमें केस है कि हम जो है प्राइवेट डिफेंस का जो यूज है वो ऐसा करेंगे जो कि जरूरी है, एक्सेसिव, अति नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने पीछे भी अभी केस डिस्कस करा था, बर्ड वर्सेस हॉलब्रुक। उसने अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या लगाया? स्प्रिंग गन लगा दी कि जैसे ही कोई एंट्री करेगा खटका दबेगा और उसको गोली चल जाएगी। तो यहां पर इसको जो है रीजनेबल नहीं माना गया और इस केस में उसको लायबल माना गया, उसको दोषी माना गया।
जैसे कि प्राइवेट डिफेंस में क्या हो सकता है कि हम अपनी दीवारों पर जो है कांच के जो कांच होता है उसको खड़ा कर लें, फेंसिंग लगा लें। इस तरह की चीजें जो है हम अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं कर सकते। नेक्स्ट डिफेंस है इसमें डिफेंस नंबर 6 और वो है नेसेसिटी। नेसेसिटी यानी जरूरी चीजें, जहां पर वो चीज करनी जरूरी हो जाए, उसके अलावा कोई दूसरी चीज ना बचे, तो भले ही किसी को चोट क्यों ना पहुंच जाए, वो डिफेंस माना जाएगा। जैसे कि इसके की एलिमेंट्स में आते हैं, सबसे पहले इमिनेंट हार्म होनी चाहिए, यानी जो चोट है वो तुरंत होनी चाहिए कि वो अवॉइड नहीं की जा सकती, तभी उस पर एक्शन लेना जरूरी है। जरा सी देरी करी तो हो सकता है बहुत ज्यादा बढ़ जाए। दूसरा, नो अल्टरनेटिव, यानी कोई विकल्प हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वो चीज करनी जरूरी है। और तीसरी, प्रोपोर्शनैलिटी, यानी हम उस हार्म को रोकने के लिए ही कोई दूसरी हार्म कोस कर रहे हैं। तो इसको हम सिंपल ऐसे समझ सकते हैं कि हमने क्या करा, एक बड़ी हार्म को रोकने के लिए हमने छोटी हार्म दे दी। तो स्मॉल हार्म टू प्रिवेंट बिग हार्म, बड़ी हार्म को रोकने के लिए छोटी हार्म दे देना। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं कि मान लीजिए यहां पर बहुत सारी जो है झोपड़ी है, अब यहां पर इस झोपड़ी में आग लग जाती है, तो अगर इस झोपड़ी को नहीं तोड़ा गया तो इन 3 झोपड़ी में भी आग लग सकती है। तो यहां पर इस झोपड़ी को तोड़ा जा सकता है, क्योंकि बड़ी हार्म को रोकने के लिए छोटी हार्म की जा सकती है। प्लस ये इमिनेंट है, आग अगर नहीं रोकी गई तो चली जाएगी, इसलिए पहला एसेंशियल एलिमेंट फुलफिल हो गया। दूसरा, कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है यहां पर, या दूर दूर तक मान लो पानी भी नहीं है, और ज्यादातर ऐसा होता है घास फूस की झोपड़ी होती है तो वो तुरंत आग पकड़ लेती हैं, तो कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है, और प्रोपोर्शनल भी है। भाई इन 3 झोपड़ी को बचाने के लिए इसको गवाया जा सकता है। जैसे दूसरा एग्जांपल समझो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए कि कोई एक जहाज है, वो पानी में जा रहा है, अब उसके सामने जो है एक पहाड़ आ गई बहुत बड़ी। अब जो जहाज जा रहा है उसके अंदर मान लो 100 बैठे हुए हैं लोग। अब अगर वो सामने को चलाए तो 100 लोगों की जान चली जाए, और बराबर में को चलाए तो वहां पर 2 लोग जो है किश्ती में बैठे हैं, तो बराबर में 2 लोग हैं। अब अगर पहाड़ पे वो ठोक दे उसको, पहाड़ पे अगर टकरा जाए वो, तो 100 लोगों की जान जाएगी, और अगर साइड में कर ले तो 2 लोगों की जान जाएगी। तो वहां पर उस पर्सन को 2 लोगों को मारने की इजाजत मिल जाती है, क्योंकि 100 लोगों को बचाना ज्यादा जरूरी है 2 लोगों के कंपैरिजन में। जैसे इसमें केस है ले वर्सेस ग्लैडस्टोन। इसमें क्या करता है कि एक जो कैदी होता है वो खाना नहीं खा रहा है ताकि वो मर जाए, तो उसको जबरदस्ती खाना खिलाया जाता है। तो यहां पर जबरदस्ती की उसके साथ उसकी बॉडी को टच करा, ये ऑफेंस, ये टोट हो गया बैटरी। जब किसी को टच किया जाता है तो वो हो जाती है बैटरी टोट में। तो यहां पर यह माना गया कि बैटरी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर नेसेसिटी थी, अगर वो खाना नहीं खाता तो मर जाता, तो उसके साथ जबरदस्ती करना जस्टिफाइड माना गया। दूसरा इसमें केस है कोप वर्सेस शार्प। इसमें क्या करा, एक जो प्लेंटिफ के घर में चला जाता है वो, ताकि वो फायर को रोक सके। जैसे मान लो किसी घर में सिलेंडर में आग लग गई, तो अगर उसको सिलेंडर मतलब उसके घर में एंट्री नहीं की जाए, नॉर्मल सर्कमस्टेंस में क्या होगा, किसी के घर में उसकी मर्जी के बिना एंट्री करना ट्रेसपास माना जाता है। लेकिन अब जो पर्सन एंट्री कर रहा है वो एंट्री कर रहा है उस आग को रोकने के लिए, तो यहां पर यह डिफेंस माना जाएगा। नेक्स्ट डिफेंस, इसमें हम मिस्टेक के बारे में डिस्कस करेंगे। मिस्टेक को समझने के लिए आपको एक मैगजीम समझना होगा, वो है इग्नोरेंशिया फैक्टाई एक्सक्यूजेट, इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेट। और इस डिफेंस का मीनिंग होता है कि जब कोई पर्सन इग्नोरेंस करता है किसी फैक्ट की तो उसको एक्सक्यूज मिल भी सकता है, लेकिन अगर कोई पर्सन कानून यानी जूरिस लॉ की इग्नोरेंस करता है, इग्नोरेंशिया मतलब इग्नोर, फैक्टाई मतलब फैक्ट, जूरिस मतलब लॉ, एक्सक्यूजेट मतलब एक्सक्यूजेबल, नॉन का मतलब नहीं, एक्सक्यूज मतलब एक्सक्यूज। तो जब कोई पर्सन किसी फैक्ट का एक्सक्यूज मिलता है उसे अगर इग्नोरेंस करता है, लेकिन लॉ का नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ टोट की। मिस्टेक का मतलब होता है कि जब कोई पर्सन कोई रीजनेबल चीज करते हुए उससे कुछ ऐसा हो जाए जिससे वो किसी फैक्ट को या किसी लॉ को ध्यान में ना रखे, तो जनरली लॉ ऑफ टोट में मिस्टेक का डिफेंस नहीं मिलता है। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, मॉरिशन वर्सेस ऋषि। इस केस में एक न्यूज पब्लिशर जो होता है वो एक न्यूज पब्लिश करता है कि जो न्यूली मैरिड कपल है जिनकी शादी को सिर्फ 2 महीने हुए हैं,
जिनकी शादी को सिर्फ 2 महीने हुए हैं, उन्होंने ट्विंस को जन्म दिया है, जिसका मीनिंग ये निकल कर आता है कि इनके पास जो बेबी था वो शादी से पहले ही है, क्योंकि शादी को तो 2 महीने हुए हैं सिर्फ। तो यहां पर इन्होंने जो न्यूज छापी थी वो बाय मिस्टेक छाप दी थी, लेकिन यहां पर कोर्ट ने कहा कि आप डिफामेशन के लिए जिम्मेदार होंगे, क्योंकि टोर्ट में मिस्टेक का जनरली डिफेंस नहीं मिलता है। लेकिन कहां कहां पर मिल सकता है डिफेंस, उनमें शामिल है सबसे पहला मैलिशियस टोर्ट, यानी जहां पर मैलिस की जरूरत पड़ती हो, इंटेंशन की जरूरत पड़ती हो, जैसे कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, किसी के अगेंस्ट झूठा मुकदमा दर्ज कर देना। तो अगर किसी पर्सन ने बाय मिस्टेक किसी के अगेंस्ट झूठा मुकदमा दर्ज किया है तो वहां पर डिफेंस मिल जाएगा। और दूसरा वाइकेरियस लायबिलिटी, यानी वाइकेरियस लायबिलिटी में भी ये डिफेंस अवेलेबल नहीं होता है। वाइकेरियस लायबिलिटी को हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। नेक्स्ट डिफेंस हम इसमें डिस्कस करेंगे वो होगा स्टैच्यूटरी अथॉरिटी। स्टैच्यूटरी अथॉरिटी का मतलब जब किसी कानून ने किसी के ऊपर कोई ड्यूटी इंपोज की हो, तो अगर वो उस ड्यूटी को इंपोज करता है और उससे किसी को इंजरी हो जाती है तो फिर वो एक्शनेबल नहीं होगा। जैसे इसको एक एग्जांपल समझते हैं आसान तरीके से, जब कोई जज किसी को फांसी की सजा सुनाता है, तो अगर किसी को हम फांसी की सजा नॉर्मल सर्कमस्टेंस में दें तो वो मर्डर कहलाएगा। लेकिन यहां पर जज कह रहा है और जज ने मान लो जल्लाद से कहा इसको फांसी दे दो, तो अगर कोई नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में किसी को फांसी के फंदे पर लटकाता है तो उसको मर्डर माना जाएगा कि इसने इसको मार दिया। लेकिन जब जल्लाद किसी को फांसी देता है तो फिर वहां पर उसको डिफेंस मिलेगा, क्योंकि वहां पर उसकी स्टैच्यूटरी अथॉरिटी है, स्टैच्यूटरी ड्यूटी है। अब स्टैच्यूटरी ड्यूटी में क्या होगा, ये क्या है, कंप्लीट डिफेंस है। और कंप्लीट डिफेंस क्यों है, क्योंकि यहां पर कंप्लीटली जो है उसको डिफेंस मिल जाता है। इसके की एलिमेंट आते हैं, सबसे पहले लॉफुल एक्ट होना चाहिए, प्रॉपर प्रोसीजर उसने इस्तेमाल करा हो और कोई भी नेग्लिजेंस उसने ना किया हो। तो अगर कोई पर्सन कोई भी स्टैच्यूटरी अथॉरिटी के अंदर इन 3 चीजों के शामिल होने के साथ कोई काम करता है तो फिर उसको डिफेंस मिलेगा, वो एक्शनेबल नहीं माना जाएगा। क्योंकि किसी किसी को पनिशमेंट देने की भी जरूरत पड़ती है, तो किसी को पनिशमेंट देना नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो रॉन्ग होगा, लेकिन यहां पर उसको डिफेंस मिलेगा। लास्ट इसमें डिफेंस है जो कि एक्ट कोजिंग स्लाइट हार्म, यानी कोई भी ऐसा कृत्य जो छोटी सी इंजरी पहुंचाए, स्लाइट हार्म बिल्कुल। तो इस पे एक मैक्सिम है डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लैक्स। इसका मीनिंग होता है लो डज नॉट टेक केयर ऑफ ट्रिफल्स। ट्रिफल्स मतलब छोटी छोटी इंजरी, यानी विधि छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देती। अगर किसी को नॉर्मल सी इंजरी हुई है तो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि ए जो है एक गली से निकलकर जा रहा है और बी भी जा रहा है, तो बी जैसे निकला तो थोड़ी सी छींट जो है यहां पर गारा जमा हुई है तो इसके ऊपर जो है गिर जाती है। तो अब इसके लिए वो एक्शन नहीं लाएगा इसके ऊपर, इसके लिए वो टोर्ट में मुकदमा दर्ज नहीं करेगा। तो कानून यहां पर कहेगा डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लैक्स, यानी कानून जो है छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखनी जरूरी है कि अगर किसी के लीगल राइट का वायलेशन हुआ है तो भले ही डैमेज हुआ हो या ना हुआ हो फिर भी एक्शनेबल होगा। जैसे हमने एशबी वर्सेस वाइट का केस पढ़ा था सबसे स्टार्टिंग में, उसमें क्या होता है, राइट टू वोट होता है, उसको रोक दिया जाता है। जिस कैंडिडेट को वो जिताना चाहता है वो जीत भी जाता है भले ही, लेकिन उसके राइट टू वोट का वायलेशन हुआ है, इसलिए वो एक्शनेबल माना जाएगा। तो ये सभी डिफेंस हमने पढ़े जो कि 9 डिफेंसेस अवेलेबल है। होप आपको ये समझ में आए होंगे। जो चीज आपको समझ में नहीं आई है आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू। कर दो, क्या होगा, बस अब कर दो।